क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 एंड 21। देखिए यहाँ बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल में केवल एक ही चीज़ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसे प्लस करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का नीचे नोट टू अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें एक ही चीज़ है, सरप्लस अकाउंट। तो 4 लाख से 6 लाख हो गया, इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, जिसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे। करंट लायबिलिटी में जो ट्रेड पेबल है, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखिए जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के हम ये पता करेंगे कि करंट ईयर में कितना टैक्स के लिए प्रोवाइड किया है और कितना पे किया है। इसके बाद नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नीचे नोट टू अकाउंट में दिया है, मशीनरी है, कॉस्ट दी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के हमें पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। इंटेंजिबल एसेट दी है, जिसमें कि गुडविल है, और ये गुडविल डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स गुडविल को अमोर्टाइज किया गया है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं, जो कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे इन्हें। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करेंगे, और ये दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें कहा है कि एक मशीन जिसकी की कॉस्ट 48,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हुआ है 32,000, इसे 12,000 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए इसके लिए हमें मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस मशीन को बेचने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखिए ये पता करने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है, और उस नोट में हम क्या क्या प्लस माइनस करते हैं। उस नोट में हम प्रॉफिट एज पर सरप्लस, जो हमारा सरप्लस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका सरप्लस का बैलेंस 4 लाख से 6 लाख हो गया है, तो वो लिखते हैं। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। अब देखिए इसमें हमें डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉस, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। तो इनमें से जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इंटरिम डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ट्रांसफर टू रिजर्व की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हुआ है इस साल प्रोविजन, ये आप देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यही हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसका ओपनिंग बैलेंस 1,54,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि इस साल कितना प्रोविजन किया है या कितना टैक्स पे किया है, तो उस कंडीशन में अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा टैक्स पेड होता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा टैक्स प्रोवाइडेड है, मतलब इस साल हमने इतना प्रोविजन किया है, तो हम इसे प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। इसके बाद देखिए रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये आ गया हमारा 3 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये 3 लाख रुपए हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए सबसे ऊपर लिख देंगे 3 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीजें प्लस करनी है, कुछ माइनस करनी है। प्लस में हमें करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस है, जैसे डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए पहले हमें नॉन करंट एसेट के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए मशीनरी और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने से एक तो मशीनरी अकाउंट से हमें पता चलेगा कि इस साल कितना मशीन बेचने पे लॉस या गेन हुआ है, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पता चलेगा कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 20 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 25,40,000 रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4 लाख रुपए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा है कि a piece of machinery costing 48,000 on which accumulated depreciation was 32,000 was sold for 12,000। तो एक मशीन का हिस्सा है जिसकी कॉस्ट 48,000 है, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो चुका है
32,000 रुपये। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, इसलिए मशीन को बेचने से पहले उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है वो मशीनरी अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो 32,000 इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, तो इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे मशीनरी के सीआर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। अब हम इस मशीन को बेचेंगे। मशीन को बेचा कितने में है? 12,000 रुपये में। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस मशीन को बेचने पे गेन हुआ है या लॉस। तो देखिए इस मशीन की रिटन डाउन वैल्यू क्या है, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। इसकी कॉस्ट थी 48,000 और उस पर डेप एक्यूमुलेट हो चुका है 32,000 रुपये। इसका मतलब इसकी रिटन डाउन वैल्यू रही 16,000 और हमने इसे सेल किया है 12,000 रुपये में। इसका मतलब सेल करने पे लॉस हो रहा है 4,000 रुपये का। ये लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसे हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L, ये लॉस है। अब इसके बाद हमें मशीनरी अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि इस साल कितने की मशीनें खरीदी गई हैं। तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा और इसका आंसर आ रहा है 5,88,000। इसके लिए आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, उसमें से ये 20 लाख डेबिट वाला माइनस कर देंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चलेगा कि करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो जो एनुअल डेप है वो एसेट के अकाउंट में CR नहीं होता है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में CR किया जाता है। तो यहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चला कि इस साल 1,32,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए ये अकाउंट तो बन गए, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। सबसे पहले जो आइटम हमें ऐड करने हैं, जैसे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं, तो इसमें पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने पता कर दिया, इस साल 1,32,000 रुपये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एमोर्टाइजेशन, तो देखिए उसके लिए आपको एक इंटेंजिबल एसेट दी हुई है गुडविल, जिसमें कि 2,24,000 से हो गई 80,000। इसका मतलब 1,44,000 एमोर्टाइजेशन हुआ है गुडविल का। ये भी हमारा एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, इसीलिए इसे प्लस किया जा रहा है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अभी हमने कैलकुलेट किया था, 4,000 रुपये का लॉस हुआ था, इसे हम प्लस कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए ये आ गया हमारा 5,80,000 रुपये। इसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को। तो प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए करंट लायबिलिटी में एक ट्रेड पेबल दिया है जो कि 4,08,000 से 3,58,000 मतलब 50,000 ये कम हो गया है। करंट लायबिलिटी कम हुई है, माइनस करेंगे। देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स था, इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस करेंगे। तो ये कर लेते हैं हम। एक तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स है, 50,000 से ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हुए हैं, ये माइनस करेंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस किया जाएगा 16,000 रुपये। और एक इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है 54,000, ये माइनस करेंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स है। अभी हम टैक्स पेड माइनस करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। ये 4,60,000 माइनस टैक्स पेड। देखिए टैक्स कितना पे किया होगा, जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वही इस साल का टैक्स पेड है। तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसमें आप देखिए ओपनिंग बैलेंस 1,54,000 है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का प्रोविजन, इतना ही हम इस साल टैक्स पे करेंगे 1,54,000। ये माइनस करने के बाद हमारा नेट आंसर आ रहा है 3,06,000। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए केवल आपको नॉन करंट एसेट को देखना है, और नॉन करंट एसेट में केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का तो हमने अकाउंट बनाया है,
इनटेंजिबल एसेट में देख लीजिए केवल एमोर्टाइजेशन था, तो इसमें कोई भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीनरी अकाउंट था, वो हमने बना लिया है। तो देखते हैं कि यहाँ से कैश का क्या इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखिए मशीन हमने बेची है 12,000 रुपये की और खरीदी है 5,88,000 रुपीज़ की। तो दोनों चीज़ें हैं, मशीनरी परचेस्ड भी है और मशीनरी सोल्ड भी है। परचेस्ड है 5,88,000, ये कैश का आउटफ्लो है, और सोल्ड है 12,000, ये कैश का इनफ्लो है। और नेट आंसर आ गया हमारा 5,76,000 माइनस में, इसे हम कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें क्या देखना होता है, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो एक तो आप देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है 2 लाख से, इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए गए हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,40,000 से 4,80,000, इसका मतलब 1,40,000 रुपये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लोन जो भी होगा या डिवेंचर है वो रेज किया गया है, या डिवेंचर है तो इशू किया गया है। तो यहाँ से भी कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो बस 2 ही चीज़ें हैं यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एक तो हो गया शेयर इशूड 2 लाख रुपए से प्लस, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज्ड 1,40,000 रुपये से। तो हमारा इसका प्लस में आंसर आ रहा है 3,40,000। ये हो गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सी हो गया। अब देखिए तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि फाइनल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए हमें तीनों एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं A प्लस B प्लस C, तीनों एक्टिविटीज से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ उसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए पहला जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे 3,06,000 रुपये का इनफ्लो हुआ है, प्लस में आंसर है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ है 5,76,000, ये माइनस में है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3,40,000 प्लस है। तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 70,000 प्लस में। तो इसे हम लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इंक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 रुपये से। अब हम इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसके बाद आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए आप देखिए आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना है, 3 लाख करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और 7,50,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,50,000 रुपये। और देखिए 70,000 प्लस 10,50,000 करेंगे तो यह आएगा 11,20,000। अब हम चेक करते हैं क्या यही क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट 4,80,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,40,000। तो ये 11,20,000 रुपये यहाँ से भी आ रहा है, और वही हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। देखिए ये पूरी बैलेंस शीट दी है, यहाँ से हमें CFS बनाना है। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल। तो देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करके दिखाएंगे क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस का आपको नीचे नोट टू अकाउंट दिया है जिसमें ये जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में जनरल रिजर्व हमने क्रिएट किया है। उसे हम नोट जब बनाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं तब वहां पर इंक्रीज इन जनरल रिजर्व प्लस करते हैं, और यहाँ से हमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस पता चलेगा। इसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स दिया है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो जब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में जो चेंजेस होते हैं वो वहां पर हम प्लस माइनस करते हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस साल हमने कितना टैक्स प्रोवाइड किया है और कितना पे किया है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया है कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है या पे किया है। तो उस कंडीशन में जो ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैक्स प्रोवाइडेड, मतलब इस साल इतना प्रोविजन किया है। इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, एसेट में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन सी एसेट है ये नीचे बताया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है। देखिए बाकी कोई और टेंजेबल एसेट होती है और डिक्रीज होती है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मानते हैं कि वो डेप्रिशिएट हुई है।
लेकिन लैंड लिखा है यहाँ पर, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर लैंड डिक्रीज हो रही है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मानते हैं कि लैंड को सेल किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब परचेज किया होगा। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है और ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब गुडविल को एमोर्टाइज किया गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब खरीदे गए हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और देखिए ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है और नोट में हमें ये 5 चीजें प्लस करनी होती है, ये 2 चीजें माइनस करनी है। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी होंगी इसमें से उन्हें हम करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस। प्रॉफिट एज पर सरप्लस देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस था सरप्लस अकाउंट का 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 27,000, इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 9,000 रुपये। इसके बाद डिविडेंड प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर, तो आप देखिए क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 31 मार्च 2021 और 22 39,045। तो जो करंट ईयर में 45 प्रपोज किया है इससे मतलब नहीं है, ये जो पिछले साल प्रपोज किया था वही इस साल फाइनल डिविडेंड होगा 39,000। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व देखिए 20,000 से 30,000 हो गया है जनरल रिजर्व, इसका मतलब करंट ईयर में जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, ये हम प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन करके, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैक्स प्रोवाइडेड है, मतलब करंट ईयर में हमने 32,000 का प्रोविजन बनाया है। तो ये देखिए 90,000 आ गया, ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम निकाल चुके हैं 90,000 रुपये। अब देखिए हम इसमें ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें हम प्लस करते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से मिलेगा, नॉन करंट एसेट से। अब नॉन करंट एसेट में आप देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे तो लैंड पे तो डेप लगता नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी पे लग सकता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसे हमने परचेज किया है। तो डेप्रिसिएशन की आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ भी नहीं बताया गया है। एमोर्टाइजेशन की बात करते हैं। एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे लगता है और इंटेंजिबल एसेट देखिए एक ही दी हुई है गुडविल, और 50 से 40 हो गई, इसका मतलब इस पे 10,000 एमोर्टाइजेशन हुआ है। तो ये हम लिख देंगे, प्लस करेंगे गुडविल एमोर्टाइज्ड। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आता है। किसी भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट के सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और हम इसमें से माइनस करते हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन है और इनकम है, जैसे डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ये 1,00,000 रुपये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे जो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है। तो देखिए करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, करंट एसेट कौन सी, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हम देख लेते हैं कौन सी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हैं। तो देखिए करंट लायबिलिटी में सबसे पहला है ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल 18,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी 2,000 से डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे इससे 2,000 रुपये। इसके बाद करंट एसेट की बात करें, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे 33,000 रुपये। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें प्लस माइनस करनी है। पहला है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 18,000, इसके बाद डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज 2,000, ये माइनस होगा। इसके बाद इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000 से प्लस करेंगे। इसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 33,000
ये हम माइनस करेंगे। तो इनको करने के बाद 1,01,000 आ गया। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से टैक्स पेड माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का, वही टैक्स पेड होता है, और ओपनिंग बैलेंस है 28,000 रुपये। इसे हम माइनस करेंगे, 73,000 आ रहा है प्लस में, तो ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका केवल नॉन करंट एसेट में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे हम प्लस माइनस करते हैं। तो इसमें देखिए, आप पहले नॉन करंट एसेट, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसे सेल किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसे परचेज किया गया है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब परचेज किया गया है। तो बस यही तीन चीजें हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड है 53,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मतलब परचेज किया है 1,01,000। ये माइनस है क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो होता है। इसके अलावा जो हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब परचेज किए गए हैं 25,000 रुपये के। ये भी हमारा कैश का आउटफ्लो है। और यहाँ से हमारा नेट आंसर निकल के आ रहा है 73,000 माइनस में। इसका मतलब ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी दो एक्टिविटी हो गई। इसके बाद एक और रह गई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका केवल शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैपिटल देख लीजिए, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 50,000 के शेयर इशू किए गए हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं दिया है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है जो डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। तो केवल एक डिविडेंड पे किया गया है 39,000, जो कि पिछले साल प्रपोज किया गया था। बस ये दो ही चीजें हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक तो हो गया शेयर इश्यूड, शेयर इशू किए गए हैं 50,000 रुपये के, ये कैश का इनफ्लो है। और इसके अलावा जो डिविडेंड पे किया गया है 39,000, ये कैश का आउटफ्लो है। और नेट हमारा आंसर आ रहा है 11,000 प्लस में, ये आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे। तो देखिए, नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे आएगा। आप तीनों एक्टिविटीज से जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसे प्लस माइनस कर दीजिए। ये हमारा ए है 73,000, बी माइनस का 73,000 और सी प्लस का 11,000। तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा नेट आंसर आ रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट 11,000 रुपये। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट है 17,000। तो देखिए 17 और 11 28,000 हो जाएगा। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट है। तो इसे बस हमें यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है। ओपनिंग बैलेंस 17,000, अब आप देखिए 11 और 17 28,000 हो गया, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया।